अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर को पढ़ेंगे। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो कौन सा है। तो आइए देखते हैं। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which pressure of system remains same is known as the isobaric process। यानी कि वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर सिस्टम के अंदर सेम रहेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबेरिक। ठीक है, तो देखें, ये एक हमारे पास सिस्टम में, अगर सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, आइए तो इसको हमने ग्राफिकल भी समझना है। तो जो Q को, यहाँ पे जो Q है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, हीट एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम को हमने रिप्रेजेंट किया है V1 से, और जो टेम्परेचर है T1 से शो किया है इसको, और जो प्रेशर है, जो प्रेशर को हमने शो किया हुआ है P से। यहाँ पे जो प्रेशर है किसका आ रहा है, वो पिस्टन्स का आ रहा है, यानी कि इन पिस्टन्स का जैसे दबाव आएगा तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जब ये हीट एनर्जी अंदर प्रोवाइड होगी सिस्टम के, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम भी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये क्यों हो रहा है इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्यों हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान में जो रिलेशनशिप आता है वो डायरेक्ट आता है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हमने ये प्रोवाइड कर दी तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 में तब्दील हो गया, और जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 में तब्दील हो गया। ठीक है, मगर वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या रहा, कांस्टेंट है दोनों तरफ से। ठीक है, अब इसके अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो हमारे पास कितना हुआ है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा V से। यानी कि जो वॉल्यूम हो रहा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफ चेंज कर लिया, इसलिए मैंने एरो बना लिया है। तो वॉल्यूम हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा V के साथ। चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करती है, चेंज, और V किसको रिप्रेजेंट करती है, वॉल्यूम। इसमें जो वर्क डन हुई है वो कितनी हुई है, डेल्टा V, यानी कि इतनी हमारे पास जो वॉल्यूम की चेंजिंग आई है। ठीक है, तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। कंसीडर अ सिलेंडर इन विच द गैस ऑफ वॉल्यूम V1 एट इनिशियल टेम्परेचर T1। यानी कि ये हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर वॉल्यूम है इनिशियल और टेम्परेचर भी इनिशियल V1 एंड T1। देन वी प्रोवाइड हीट एनर्जी। जब उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम T1 टू T2, यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा किसमें, T1 से T2 में। उसके बाद एंड वॉल्यूम आल्सो चेंज फ्रॉम V1 टू V2, यानी कि वॉल्यूम जो है वो अगेन चेंज होगा किसमें, V1 से V2 में। और हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक प्रोसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हम इसकी डेरिवेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो आइए हम करते हैं। तो ये जो ऊपर वाली डेरिवेशन है, सॉरी जो इक्वेशन है, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, यानी कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W। जब W इधर आ जाएगा तो हमारे पास वो प्लस में हो जाएगा ना, वर्क डन। ठीक है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा W जो है वो वर्क डन था, वो वर्क डन का हमने फार्मूला निकाला था P डेल्टा V। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वाली चीज़ें रखेंगे। तो Q सेम रखा, उसके बाद डेल्टा E भी सेम रखी, प्लस भी सेम। अब उसके बाद P डेल्टा V जो W की जगह हमने रखा है। ठीक है, उसके बाद ये जो बराबर होगा वो E2 माइनस E1। अब एनर्जी बड़ी थी ना, हीट एनर्जी, तो डेल्टा E बराबर हो जाएगी E2 माइनस E1, फाइनल एंड इनिशियल एनर्जी। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस पता चल जाएगा, तो हम कहेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा वॉल्यूम, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वर्क इज इक्वल हो जाएगा V2 माइनस V1। फाइनल को इनिशियल मतलब इनिशियल
माइनस करेंगे फाइनल में से तो हमारे पास उसका भी डिफरेंस आ जाएगा ना, यानी कि पता चल जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज वॉल्यूम, ठीक है, वीक वॉल्यूम को, यानी कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास Q जो है वो सेम रहेगा। डेल्टा E की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यूज आएगी, तो हमने रखी है E1 माइनस E2, सॉरी E2 माइनस E1 रख ली, प्लस P जगह हमारे पास वही रहेगा, उसकी जगह वही होगी। उसके बाद डेल्टा V की जगह हम क्या रखेंगे? V2 माइनस V1, ये रखा। उसके बाद Q सेम रहेगा, E2 सेम रहेगा, E1 सेम रहेगा, ठीक है, प्लस भी सेम रहेगा। उसके बाद P V2 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि P V2 बन जाएगा और P V1 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो फाइनल वैल्यूज़ है वो हम साथ में रखेंगे, जो इनिशियल वैल्यूज़ थी वो हम साथ में रखेंगे। तो Q हमने अगेन सेम रखा, E2 भी सेम रखा, और ये P V2 इधर आ गया तो हमारे पास वो प्लस में P V2 हो गया, माइनस E1 वहीं पर रही, ठीक है। उसके बाद माइनस P V1 भी वहीं पर रहेगा, क्लियर। ये E1 जो है ना इधर आई तो हमारे पास माइनस में हो गई, तो यहाँ से जो हमारे पास माइनस है वो हम लेंगे कॉमन, यहाँ पे कॉमन ले ली। उसके बाद Q सेम जगह रहेगा, इज इक्वल E2 प्लस PV2, ठीक है। उसके बाद जो माइनस हमने कॉमन ली थी ये हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, E1 प्लस PV1, ये वाली सेम चीज़ें। अब ये जो हमारे पास बराबर हो जाएंगी वो H2 के बराबर हो जाएंगी, यानी कि E2 प्लस PV2 H2 के बराबर हो जाएंगे, क्लियर। उसके बाद E1 जो है प्लस PV1 है वो बराबर हो जाएंगे किसके? H1 के, ठीक है, यानी कि एंथैल्पी। अब Q जो है वो बराबर हो जाएगा H2 माइनस H1, यानी कि देखिए ना H2 जो फाइनल हमारे पास एंथैल्पी मिली थी उसमें से हम H1 को माइनस करेंगे ना, तो क्या होगा, ये इसका डिफरेंस पता जाएगा, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि चेंज किस में आई है? एंथैल्पी में आई है ना। तो हम लास्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा H, जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनेगी वो Q इज इक्वल डेल्टा H बनेगी, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखने द अबव इक्वेशन शोज दैट हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जब हीट को हम सप्लाई करते हैं किसमें? सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारे पास वो किसके बराबर हो जाती है? चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि एंथैल्पी के चेंज के बराबर हो जाती है। तो ये डेल्टा जो है वो H के चेंज के बराबर थी, और जो हमारे पास ये H थी हीट थी, तो इसको हम कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी। तो आइए पेपर में हमारे पास एक सवाल भी आता है कि व्हाट इज़ एंथैल्पी, तो एंथैल्पी को भी हम समझ लेते हैं वो क्या चीज़ है। तो एंथैल्पी जो चीज़ है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, द heat energy evolved or absorbed during the chemical reaction is known as the enthalpy, यानी कि एंथैल्पी क्या चीज़ है? अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी एवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। फार्मूला देखें, फार्मूला बता रहा है H यानी कि बराबर है इंटरनल एनर्जी प्लस PV, तो इसकी हम मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बनेगी? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड एंथैल्पी, ये है उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये है उसकी अल्फाबेटिकल, ठीक है। उसके बाद वेयर H जो हमारे पास है अगर पॉजिटिव में लिहाजा आती है तो हमारे पास क्या बनेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर। अगर जो H नेगेटिव में आती है तो हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसको मिटा दे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है हैज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इफ़ अ केमिकल रिएक्शन इज मेड टू टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स, the amount of heat energy evolved or absorbed will be same, is called Hazel's law of constant heat summation। तो क्या कह रहा है? कोई भी रिएक्शन है अगर हो रहा है एक स्टेप में या बहुत सारे स्टेप्स में, ठीक है, एक स्टेप में या बहुत सारे स्टेप में, मगर वहाँ पे जो हीट एनर्जी यानी कि जो अमाउंट है हीट एनर्जी का वो इवॉल्व या हमारे पास एब्जॉर्ब
जब होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इन दोनों सिचुएशन में, सिंगल स्टेप में या मल्टीपल स्टेप में, तो हमारे पास जो हीट एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर इवॉल्व कहेंगे तो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एब्जॉर्ब कहेंगे तो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखें, अगर दोनों सूरत हाल में हीट एनर्जी सेम रहेगी तो हम कहेंगे ये है हमारे पास हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी है वो भी हम इसको इस पे करते हैं। तो देखें, जो ए है उसको हम डायरेक्टली डी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ए कन्वर्ट हो रहा है डी में प्रोडक्ट में। तो हमारे पास ये जो सिंगल स्टेप था, ए हमारे पास जब डी में कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास ये क्या था, सिंगल स्टेप था। वहाँ पे जो हीट एनर्जी थी वो कितनी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, वो हुई डेल्टा एच। ठीक है, याद रखना। तो उसके बाद ये था एक सिंगल स्टेप, अब उसको मल्टीपल स्टेप में कर रहे हैं। तो ए को पहले हमने बी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज कितनी हुई, डेल्टा एच वन। उसके बाद बी को हमने सी में कन्वर्ट किया तो डेल्टा एच टू। सी को फिर हमने किस में कन्वर्ट किया, डी में। ठीक है, यानी कि ये हुआ था एक स्टेप में। अब यहाँ से जब किया तो कितने स्टेप लगे, 3, 1 2 3। यानी कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है वो इसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए यही चीज़ें होंगी। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट डी, यानी कि इस रिएक्शन में जो ए है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किस में, डी में। ठीक है, तो देन देयर आर 2 वेज, यानी कि इस रिएक्शन में 2 वेज हमने किए हुए हैं। कौन से हैं, इन फर्स्ट वे reactant A is directly converted into product D and the amount of heat energy evolved or absorbed is represented by the delta H। ठीक है, तो पहले जो इस वे में हमारे पास है ए को हमने डायरेक्टली कन्वर्ट किस में किया है, डी में। ठीक है, तो उसके बाद जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एच के साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन द सेकंड वे रिएक्टेंट ए is converted into B, then C and then D, and the amount of heat energy is absorbed or evolved are represented by the delta H1, delta H2 and delta H3। तो देखें, A को B में कन्वर्ट किया, B को C में, C को फिर D में, और उसकी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एवॉल्व हुई थी या एब्जॉर्ब हुई थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एच वन के साथ, डेल्टा एच टू के साथ और डेल्टा एच थ्री के साथ रिस्पेक्टली। देन अकॉर्डिंग टू द हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन से डेल्टा एच बराबर होगी डेल्टा एच वन के प्लस डेल्टा एच टू के प्लस डेल्टा एच थ्री के। यानी कि इन दोनों सिचुएशन में जो हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है वो हमेशा क्या रही है, वो सेम रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हैज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उसके बाद हमारे पास इसी बुक में जो है वो एग्जाम्पल है, तो आइए उस एग्जाम्पल को भी हम समझ लेते हैं। देखें, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। यानी कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, एंड हमारे पास यहाँ पे जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, -90 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि ये था हमारे पास सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप में जो हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी हुई है, -90 किलो जूल पर मोल, और प्रोडक्ट क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट एंड प्लस में वाटर मिला है। तो अब उसके थोड़े ज़्यादा स्टेप में कुछ अमाउंट को हम थोड़े अमाउंट को मज़ीद करते हैं रिएक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे कितने मोल थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 2 थे, तो यहाँ पे हम 1 लेंगे। यानी कि इस एक स्टेप में यहाँ पे 1 मोल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेगा तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। ये नहीं, ये बाद में देखते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ मिली सोडियम बाइकार्बोनेट तो उसके बाद जो उसकी डेल्टा H1 है वो बराबर हो जाएगी
49 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि जब ये चीज़ बनी तो इतनी एनर्जी हमारे पास क्या थी, वो रिलीज हुई थी। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को हम अगेन 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 मोल थे ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गया। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास अगेन वही चीज़ मिल जाएगी जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, एंड हमारे पास क्या है, वाटर। तो देखें, जब ये चीज़ बनी तो हमारे पास जो डेल्टा एच है यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो कितनी रिलीज हुई, वो हुई -41 किलो जूल पर मोल। जब ये रिलीज हुई तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे देखें, जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो बराबर किसके हो जाएगी, 90 किलो जूल पर मोल के बराबर हो जाएगी। तो देखें, मैंने ऑलरेडी कहा था कि हेज़ेस लॉ ऑफ हीट समेशन जो है वो उसमें जो हमारे पास आप जो रिएक्शन करेंगे वो 2 स्टेप में करेंगे, या हमारे पास 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, मगर वहाँ पे जो हीट एनर्जी होगी रिलीज होगी या हमारे पास एब्जॉर्ब होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे देखो इन दोनों कंडीशन में, जो दोनों सूरत हाल में जो हीट एनर्जी वो क्या है, वो सेम रही है ना। एक स्टेप में भी 90 और दूसरे 3 स्टेप की है उसमें भी हमारे पास कितनी थी, 90 थी। तो हमारे पास हेज़ेस लॉ के मुताबिक ये जो आंसर है वो सही आया है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, हेज़ेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है।